लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 6 विद्युत परिपथ। इसमें पहला टॉपिक आता है किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम को समझने से पहले कुछ बेसिक बातें करते हैं, ठीक है। एक तो आपके पास आएगा नोड या संधि, ये शब्द आएगा। तो नोड या संधि क्या होता है? एक आएगा आपके पास लूप या घेरा, एक वर्ड आएगा आपके पास शाखा। इनके मीनिंग समझते हैं। कोई भी विद्युत परिपथ है, कोई भी कैसा भी विद्युत परिपथ है, विद्युत परिपथ क्या होता है? सबसे पहले विद्युत परिपथ की बात करें, चैप्टर का नाम विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ क्या होता है? ऐसा परिपथ जिसमें विभिन्न प्रकार के विद्युत अवयव एक दूसरे से जुड़े हुए हो। ऐसा परिपथ जिसमें विभिन्न प्रकार के विद्युत अवयव एक दूसरे से जुड़े हो, या बहुत सारे विद्युत अवयवों के संयोग से बनने वाला परिपथ क्या कहलाता है? विद्युत अवयव, विद्युत परिपथ। विद्युत अवयव कौन से होते हैं? जैसे सेल, प्रतिरोध, बल्ब, फैन, ये जितने भी हैं, ट्यूबलाइट, वोल्टमीटर, अमीटर, आ रहा समझ में? ये सब जिस परिपथ में जुड़े हों वो क्या कहलाता है? विद्युत परिपथ होता है ना। वोल्टमीटर और अमीटर यंत्र हैं, और ये ट्यूबलाइट, फैन, पंखा, प्रतिरोध है ना, बल्ब, ये सब क्या है बताओ? विद्युत अवयव, ठीक है। तो ऐसा कहेंगे दो या दो से अधिक विद्युत अवयवों से मिलकर बना परिपथ क्या कहलाता है? विद्युत परिपथ। अब विद्युत परिपथ में देखा जाए तो बहुत सारे तार होते हैं। जैसे आपके पास एक सेल है, इस सेल से ऐसे तार निकल रहे हैं, आगे जा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये सब क्या कहलाती है बताओ? शाखाएं। क्या कहलाती है? शाखाएं। जैसे अपन एक विद्युत परिपथ बनाए, एक सेल ले लिया, ऐसे जोड़ दिया, यहाँ एक प्रतिरोध जोड़ दिया, यहाँ एक प्रतिरोध जोड़ दिया, यहाँ एक प्रतिरोध जोड़ दिया। तो देखो ये क्या है? यहाँ पे ये शाखा, ब्रांच, ठीक है। ये क्या है बताओ? यहाँ से लेके और यहाँ तक ये क्या है बताओ? एक शाखा। इधर से ये क्या है बताओ? एक शाखा। समझ रहे हो? तो परिपथ की शाखाएं कहलाती हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? मतलब कोई भी एक तार जो दो सिरों के बीच में जुड़ा है उसको अपन क्या बोलेंगे? शाखा बोलेंगे, जिसमें विद्युत अवयव भी जुड़ा हुआ हो सकता है ना। तो आगे देखो आप, फिर अपन बात करें लूप या घेरा। तो लूप और घेरा क्या कहलाता है? एक ऐसा बंद विद्युत परिपथ, एक ऐसा बंद विद्युत परिपथ जिसमें दो या दो से अधिक विद्युत अवयव जुड़े हों, या विभिन्न विद्युत अवयवों से मिलकर बना बंद परिपथ। देखो विद्युत परिपथ में दोनों प्रकार के आ सकते हैं, खुला परिपथ भी आ सकता है और बंद भी आ सकता है। लेकिन लूप और घेरा, घेरा मतलब बंद, जहाँ से शुरू हो वहीं पे ख़त्म हो जाए। तो लूप क्या कहलाता है? विभिन्न विद्युत अवयवों से मिलकर बना एक बंद परिपथ क्या कहलाता है बताओ? लूप। जिसमें सेल, प्रतिरोध, संधारित्र कुछ भी हो सकता है ना। इन सब के संयोग से जो बंद बनेगा, अगर मान लो बीच में से टूटा हुआ है तो ये विद्युत परिपथ तो है, लेकिन ये लूप या घेरा नहीं है। लूप या घेरा नहीं है। लूप कैसा होता है? बंद होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? फिर आगे आता है आपके पास नोड या संधि। नोड या संधि क्या होती है? किसी विद्युत परिपथ में ऐसा बिंदु जिस पे 3 या 3 से अधिक चालक तार आकर मिलते हो। समझ रहे हो? किसी विद्युत परिपथ में ऐसा बिंदु जिस पर 3 या 3 से ज़्यादा तार आके मिलते हो, ठीक है। समझ रहे हो? जैसे ये सेल है, सेल से एक तार निकल के गया इधर, आगे जाके एक कनेक्शन इधर भेज दिया, एक इधर भेज दिया, एक इधर भेज दिया, एक इधर भेज दिया। तो ये क्या हो गया बताओ? नोड या संधि। तो संधि बिंदु क्या होता है? किसी विद्युत परिपथ में ऐसा बिंदु जिस पर 3 या 3 से अधिक तार परस्पर जुड़े हों, वो क्या कहलाएगा बताओ? संधि। तो ये वर्ड, छोटे छोटे वर्ड हैं जो अपने काम आएंगे, ये आपको ध्यान रखने हैं ना। अब आगे देखो, किरचॉफ के नियम से ये चैप्टर स्टार्ट होता है।
किरचॉफ के नियम इम्पोर्टेंट है, नियम पूछे जाएंगे तो 2 नंबर में पूछे जाएंगे, और अगर इन पे बेस्ड कोई न्यूमेरिकल आता है तो वो 3 नंबर में आएगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है ये, है ना। तो किरचॉफ एक वैज्ञानिक था, तो उसने 2 नियम दिए विद्युत परिपथों को लेकर। तो पहला नियम आता है किरचॉफ का प्रथम नियम, या इसे अपन बोलते हैं संधि नियम, संधि नियम, है ना, या धारा नियम, ठीक है। प्रथम नियम, संधि नियम या धारा नियम, ठीक है। इसमें क्या बताया, इस नियम के अनुसार किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं, मान लो ये कोई संधि बिंदु है, बहुत सारे तार यहाँ जुड़े हुए हैं। बताया था संधि क्या होती है, ऐसा बिंदु जिस पे बहुत सारे तार जुड़े हो, 3 या 3 से अधिक तार जुड़े हो, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये कुछ धाराएं हैं, I1, I2, I3, I4 विद्युत धाराएं हैं, ये I5। तो देखो I1 इस संधि बिंदु में प्रवेश करने वाली धारा है, I2 इधर आ रही है, प्रवेश कर रही है, I3 इससे बाहर निकल रही है, I4 प्रवेश कर रही है और I5 बाहर निकल रही है। तो ये नियम क्या कहता है, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होगा। किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होगा। बीजगणितीय योग मतलब चिन्ह के साथ, चिन्ह के साथ मतलब यदि प्रवेश करने वाली धारा को धनात्मक ले रहे हो तो बाहर निकलने वाली धारा क्या लेंगे, ऋणात्मक, और यदि बाहर निकलने वाली धारा धनात्मक ले रहे हो तो प्रवेश करने वाली क्या लेंगे, ऋणात्मक। क्लियर। तो क्या बोलेंगे, इस नियम के अनुसार किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा, 0। पहली धारा ले ली I1, दूसरी लेंगे प्लस I2, तीसरी लेंगे प्लस माइनस I3, चौथी लेंगे प्लस I4 और पांचवी लेंगे माइनस I5। और ये क्या रहेगा बताओ, शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं समेशन ऑफ I बराबर 0। समझ जाओ, समेशन ऑफ I मतलब सभी विद्युत धाराओं का योग कितना रहेगा बताओ, 0, बीजगणितीय योग चिन्ह के साथ। तो समझ में आया पहला नियम, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। इसी को दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस वाले पदों को इधर ले आओ प्लस में, तो I1 प्लस I2 प्लस I4 बराबर I3 प्लस I5 लिख दिया। गौर से देखो ये कौन सी धाराएं हैं, I1, I2 और I4 प्रवेश करने वाली। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं समेशन ऑफ I प्रवेश बराबर समेशन ऑफ I निर्गत। समझ आया, बोलो। तो दूसरे शब्दों में इस नियम को ये भी बोल सकते हैं, ये क्या है कि किसी संधि बिंदु पर प्रवेश करने वाली सभी धाराओं का योग उससे निकलने वाली सभी धाराओं के योग के बराबर होता है। तो दूसरे शब्दों में आप ऐसे भी बोल सकते हैं। क्लियर है। इसको बोलते हैं अपन किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। क्यों? क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं अपन, धारा की। और धारा किससे उत्पन्न होती है, आवेश से। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं बताओ। हम कह रहे हैं प्रवेश करने वाली धारा और बाहर निकलने वाली धाराओं का योग बराबर है। तो दूसरे शब्दों में ये भी तो कह सकते हैं कि प्रवेश, जितना आवेश प्रवेश कर रहा है उतना ही आवेश बाहर निकल रहा है। तो जितना प्रवेश कर रहा है उतना बाहर निकल रहा है, मतलब आवेश क्या है, संरक्षित रहता है। समझ रहे हो, आवेश क्या है, संरक्षित रहता है। तो धारा किससे प्राप्त होती है, आवेश से। तो प्रथम नियम कौन से सिद्धांत पर आधारित है,
आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। जैसे आवेश संरक्षित रहता है वैसे धारा भी क्या रहती है बताओ, संरक्षित। जितनी प्रवेश करेगी उतनी ही बाहर निकलेगी, जितनी प्रवेश करेगी उतनी ही बाहर निकलेगी। क्लियर? तो ये था प्रथम नियम। अब इस पे आधारित एक एग्जाम्पल लेते हैं, बोर्ड एग्जाम में आता है कई बार, 1 नंबर का न्यूमेरिकल। मैं आपको समझाऊं ऐसे एग्जाम्पल्स। देखो ये आया, आपको दे दिया इसमें 5 एम्पियर धारा जा रही है, इसमें x धारा जा रही है, इसमें 8 एम्पियर धारा जा रही है, इधर से y धारा आ रही है और इधर 4 एम्पियर धारा जा रही है। तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। करें? कैसे करेंगे? यहाँ ढूंढे आप संधि बिंदु। तो संधि बिंदु कितने यहाँ पे? 2। एक तो ये बिंदु है और एक ये बिंदु भी। संधि बिंदु क्या बताए थे? जिस पे 3 या 3 से ज़्यादा शाखाएं मिले। ठीक है, इस संधि बिंदु पर ए पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगाओ। तो किरचॉफ के प्रथम नियम से प्रवेश करने वाली धाराओं का योग बराबर बाहर निकलने वाली धारा। तो कौन कौन सी प्रवेश कर रही है इस बिंदु में? x और 5। तो इनका योग बराबर बाहर निकलने वाली कौन सी बाहर निकल रही है? 8। तो x कितना आ गया बताओ? 3 एम्पियर। पता लग गया। y का मान निकालना है। संधि बिंदु B पे ले लो। प्रवेश करने वाली धाराओं का योग, प्रवेश करने वाली कितनी है? 8 प्लस y, 8 प्लस y। और बाहर निकलने वाली धारा कितनी है? 4। तो y का मान कितना आ गया? -4 एम्पियर। क्या आ गया बताओ? तो -4 एम्पियर का मीनिंग क्या हुआ? +4 आता तब तो यही वाली दिशा है, और -4 आ गया तो माइनस चिन्ह किसको बताता है? दिशा को। मतलब y की दिशा ये ना होकर किधर होगी बताओ? ऊपर की तरफ। चित्र में तो ये दे दी, लेकिन माइनस चिन्ह क्या दिखा रहा है कि ये जो दिशा दी गई है गलत दी गई है। दिशा किधर होगी बताओ? अगर प्लस का चिन्ह आता तब तो ये वाली दिशा सही है, और माइनस का आता है तो दिशा क्या है? विपरीत। ठीक है, तो समझ में आया कैसे यूज लेते हैं इसको? बोलो, कोई दिक्कत? ऐसे काम करता है। तो ये था आपके पास किरचॉफ का प्रथम नियम। अब बात करते हैं द्वितीय नियम की। ठीक है, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम, द्वितीय नियम या इसको बोलते हैं लूप या पास नियम। पास या लूप एक ही बात है। या इसको बोलते हैं वोल्टता नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम या लूप या पास नियम या वोल्टता नियम। ठीक है, तो ये क्या कहता है? इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में उपस्थित सभी अवयवों की वोल्टताओं का बीजगणितीय योग क्या रहता है बताओ? 0। कोई भी बंद परिपथ ले लिया अपन ने, उस बंद परिपथ में जितने भी विद्युत अवयव उपस्थित हैं उनके सिरों पर वोल्टताएं पता करो, और उन सभी वोल्टताओं का बीजगणितीय योग क्या रहेगा बताओ? 0 रहेगा। कैसे समझें आप? एग्जाम्पल के लिए समझें। मैं आपको कह रहा हूं कि जितनी भी वोल्टताएं होंगी सभी वोल्टताओं का बीजगणितीय योग क्या रहेगा? 0। किसमें बताओ? बंद परिपथ में। लूप नियम हमेशा किसमें लगेगा बताओ? बंद परिपथ होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे अपन बात करें, मैंने एक सिंपल सा परिपथ बनाया। ये एक बैटरी, ये प्रतिरोध, ये प्रतिरोध, ये प्रतिरोध यहाँ एक बैटरी बना दी। मान लेते हैं इसकी वोल्टता है V1, ये प्रतिरोध है R1, ये प्रतिरोध है R2, इसकी वोल्टता है V2, ये प्रतिरोध है R3।
और मान लें कि इसमें ये एक ही चालक तार है, सब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो मान लें कि इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, तो पूरे परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित होगी बताओ? I। क्यों? क्योंकि सब किस में जुड़े हुए हैं बताओ? श्रेणी क्रम में। और हम पढ़ चुके हैं श्रेणी क्रम में क्या होता है, जितने भी अवयव जुड़े हैं सबसे गुजरने वाली धारा क्या रहती है? समान रहती है। ठीक है, तो ये मैं कह रहा हूँ, फिर से समझे द्वितीय नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी बंद विद्युत परिपथ में उपस्थित सभी वोल्टताओं का, अब वोल्टताएं कौन सी होंगी? सेल की वोल्टता V1, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होगा ओम के नियम से V बराबर IR, तो ये IR इसकी वोल्टता हो गई, इसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होगा तो वो इसकी वोल्टता हो गई, इसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होगा इसकी वोल्टता हो गई, और इस सेल की वोल्टता ये V2। तो कितनी वोल्टताएं हो गई इसमें? 1 2 3 4 5 वोल्टताएं हो गई। तो इस नियम के अनुसार, सुने आप द्वितीय नियम, किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी बंद विद्युत परिपथ में उपस्थित सभी वोल्टताओं का बीजगणितीय योग क्या रहेगा बताओ? सदैव शून्य रहेगा। किसी बंद विद्युत परिपथ में उपस्थित सभी वोल्टताओं का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होगा। या फिर दूसरे शब्दों में समझेंगे अब इसको, है ना? तो दूसरे शब्दों में कैसे समझेंगे? दूसरे शब्दों में आप ऐसे समझ सकते हैं, मैं आपको तरीका बताता हूँ। तरीका देखो, ये दोनों क्या है? सेल। ये दोनों क्या है? सेल। सेल क्या करते हैं? वोल्टता को बढ़ाते हैं, वोल्टता का उत्थान करते हैं। ठीक है, और ये क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध की डेफिनेशन क्या है? विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा उत्पन्न होगी तो ये वोल्टता को क्या करते हैं? कम करते हैं, विभव का पतन करते हैं, वोल्टता का पतन करते हैं, तो कम करते हैं। तो दूसरे शब्दों में आप इसको ये भी कह सकते हो कि देखो ये तो वोल्टता को बढ़ाते हैं और ये वोल्टता को कम करते हैं। तो दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? सिग्मा V, या ये सेल हो गए ना, सेल, तो सेल का विद्युत वाहक बल आप E से लिख सकते हो, ऐसे E1 और E2 लिख सकते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा E बराबर सिग्मा IR, सिग्मा E बराबर सिग्मा IR। कैसे आया समझना, ये दोनों वोल्टता को बढ़ाते हैं तो कितनी वोल्टता है इनकी? E1 प्लस E2 है, और ये वोल्टता को कम करते हैं, प्रतिरोध के कारण विभव में कमी आती है। तो कितनी कमी आती है ओम के नियम से? IR। तो IR1, IR2 और IR3, ये कमी आई, ये तो बढ़ाएंगे तो इनका प्लस का चिन्ह, और ये कम करेंगे तो इनका चिन्ह क्या आएगा? माइनस का। ये पांचों वोल्टताओं का बीजगणितीय योग क्या होना चाहिए बताओ? शून्य। इनको प्लस में ले जाओ तो E1 प्लस E2 बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। समझ में आया? तो शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं कि सभी विद्युत वाहक बलों का योग बराबर सभी प्रतिरोध के कारण विभवांतरों का योग। ठीक है, तो फिर से समझना आप, मैं कह रहा हूं कि जितने भी सेल होंगे वो वोल्टता को बढ़ाएंगे, वोल्टता का उत्थान करेंगे, तो सभी विभव उत्थानों का योग, और प्रतिरोध क्या करेंगे? वोल्टता का पतन, कमी करेंगे, तो सभी विभव पतनों का योग। ये क्या होना चाहिए बताओ? बराबर। तो किरचॉफ के नियम को दो तरीके से बोला जा सकता है। पहला, किसी बंद परिपथ में उपस्थित सभी वोल्टताओं का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। किसी बंद परिपथ में उपस्थित सभी वोल्टताओं का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। या दूसरे शब्दों में, किसी बंद परिपथ में उपस्थित सभी विभव उत्थानों का योग उस परिपथ में उपस्थित सभी विभव पतनों के योग के बराबर होता है। ठीक है, विभव उत्थानों का योग विभव पतनों के योग के बराबर होता है। तो दो तरीके से आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हो, स्टेटमेंट दे सकते हो। समझ आया किरचॉफ का द्वितीय नियम। अब इनका योग कैसे करते हैं? इसके लिए चिन्ह परिपाटी ली जाती है। जब बड़े परिपथ होंगे तो चिन्ह कैसे लिए जाएंगे? प्लस में लेंगे या माइनस में लेंगे? सेल उल्टा जुड़ा हो तो प्रतिरोध उल्टा जुड़ा हो,
है ना। तो चिन्ह का निर्धारण कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको चिन्ह परिपाटी देखनी है, चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी बताने से पहले एक चीज़ और बता दूं कि ये किरचॉफ का दूसरा नियम है, ये किस पे आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। किस पे बताओ, क्यों आधारित है ऊर्जा संरक्षण के नियम पे, क्योंकि ये वोल्टता से रिलेटेड है और वोल्टता का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बटे आवेश। तो वोल्टता किस पे निर्भर करती है, कार्य पे, कार्य का मतलब ऊर्जा पे। तो जब विभव संरक्षित रहेगा तो ऊर्जा भी क्या रहेगी बताओ, संरक्षित रहेगी। क्लियर है। तो दूसरा नियम किस पे आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के लिए। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है और द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। क्लियर है। अब देखो आगे चिन्ह परिपाटी, चिन्ह कैसे लिए जाएंगे इनके, किसका चिन्ह प्लस लेना है और किसका चिन्ह माइनस लेना है। तो तरीका देखना आप चिन्ह लेने का, मैं आपको इसी परिपथ में बता दूंगा चिन्ह लेने का तरीका। ठीक है, यही परिपथ आपको बना हुआ है। तो चिन्ह परिपाटी समझना। पहला, ये जो चिन्ह परिपाटी है अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से दी गई है, अलग अलग टीचर से पढ़ोगे तो वो अपना अलग अलग तरीका बताएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो टीचर गलत है या हम गलत है, दोनों अपनी जगह सही हैं, आंसर सेम आएगा, तरीके अलग अलग हो सकते हैं। खाना चाहे ऐसे खा लो, समझ रहे हो, या हाथ घुमा के इधर से इधर खा लो, या उछाल उछाल के खा लो, जाएगा तो पेट में। तो आंसर जो है वो सेम आएगा, तरीके अलग अलग होंगे। मैंने जो तरीका बताया हो सकता है आप कहीं और पढ़ो, वो तरीका मैच ना करे, तो इसका मतलब मैं गलत नहीं हूँ या फिर वो गलत नहीं हूँ, दोनों सही हैं, तरीके अलग अलग हैं। समझ में आया। एक काम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको सबसे सिंपल, सबसे आसान और सबसे बेस्ट तरीका बताऊँ। ठीक है, क्योंकि मैं आलसी हूँ, मुझे भी आसान, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ तरीका चाहिए, तो आपको भी वैसा ही बताऊँगा। ठीक है। तो देखो आपको कहीं भी ऐसा सेल या बैटरी दिखाई दे, इधर माइनस का चिन्ह इधर प्लस का चिन्ह, ठीक है, और मान लो आप इधर से चलते हुए आ रहे हो, यूँ इधर से चलते हुए आ रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत, इधर से चलते हुए आ रहे हो और ऐसा आपको चिन्ह दिखाई दे, या ऐसा मान लेते हैं कि विद्युत परिपथ में मानी गई धारा की दिशा, ये जो हमने धारा की दिशा मानी है ना, यहाँ धारा की दिशा जो मानी है हमने, वो कौन सी मानी है, ये वाली। तो मानी गई धारा की दिशा में चलें, इसका वोल्टेज मान लेते हैं V है। तो आपको क्या करना है, सेल रास्ते में आ गया तो सेल का कौन सा चिन्ह लेना है, बाद वाला। कौन सा लेना है, दो चिन्ह है माइनस और प्लस। आप इधर से चलते आ रहे हो, पहले कौन सा आएगा, माइनस, फिर कौन सा आएगा, प्लस, तो कौन सा चिन्ह लेना है, प्लस वाला। तो आंसर क्या लिखेंगे, प्लस V। वोल्टता लिखनी है तो इसको क्या लिखेंगे, प्लस V। अगर मान लें कि सेल तो यही लगा हुआ है, लेकिन हमने जो धारा की दिशा मानी है वो इधर मान ली, मतलब इधर से चलते हुए आ रहे हैं, तो फिर इसका वोल्टेज V है तो चिन्ह क्या लेंगे, माइनस V। क्लियर है, चिन्ह क्या लेंगे बताओ, माइनस V लेंगे। क्लियर है। आगे आओ, एक आपके पास कोई प्रतिरोध है, ऐसा कोई प्रतिरोध है यहाँ पे R, इसमें दी गई धारा की दिशा ये है, दी गई धारा की दिशा ये है, बोलो है या नहीं। और मैं कह रहा हूँ मानी गई धारा की दिशा ये, हमने धारा की दिशा कौन सी मानी है, ये, ठीक है। तो मानी गई धारा की दिशा और दी गई धारा की दिशा यदि समान है तो इसमें जो विभवांतर उत्पन्न होगा कितना होगा, उनके नियम से IR होगा। तो इसका चिन्ह कैसा लेंगे बताओ, ऋणात्मक। कब लेंगे ऋणात्मक, जब दी गई धारा की दिशा और मानी गई धारा की दिशा क्या हो बताओ, समान। और यदि दी गई धारा की दिशा और मानी गई धारा की दिशा अलग अलग है, विपरीत है मतलब, है ना, तो फिर इसका चिन्ह कैसा लेंगे बताओ, प्लस। तो ये है चिन्ह परिपाटी। जब भी आप लूप नियम या वोल्टा नियम लगाएंगे किसी बंद विद्युत परिपथ में तो ये चिन्ह परिपाटी का उपयोग करें, तभी सही आंसर आए। तो याद रहेगा आपको, बड़ा सिंपल है।
कोई सेल रास्ते में आ जाए, अपनी मानी हुई धारा की दिशा में चलो, सेल रास्ते में आ जाए तो जो चिन्ह बाद में आएगा वो वाला ले लेंगे। और प्रतिरोध रास्ते में आ जाए तो उसमें दी गई धारा की दिशा देख लो, अगर वो हमारे चलने की दिशा में तब तो ऋणात्मक और उसकी विपरीत दिशा में तो धनात्मक। अब अप्लाई कैसे करते हैं, कैसे हम इसे अप्लाई करते हैं ये देखना। जैसे मान लो ऐसा आपको विद्युत परिपथ दिया जाएगा, ये विद्युत परिपथ दे दिया, इसमें सब दिया है, विद्युत वाहक बल दिया है, प्रतिरोध दिए हैं और धारा की दिशा पहले से ही दे रखी है। ये कौन सी धारा की दिशा है? दी गई धारा की दिशा पहले से दी गई। अब हम चाहते हैं कि इसमें एक चक्कर लगाएं, बंद परिपथ में एक चक्कर लगाएं, तो हम किसी भी तरफ एक धारा की दिशा मान सकते हैं, इसमें चाहे कुछ भी दी गई हो। तो हम धारा की दिशा कैसे मान सकते हैं इसमें? या तो यूं मान सकते हो, यूं मान लो कि ऐसे प्रवाहित हो रही है, या फिर आप कैसे मान सकते हो बताओ, या फिर यूं मान लो, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दोनों से आंसर सेम आएगा, कोई भी मान लो। तो आप बताओ कौन सी दिशा माने? ये ले लें इधर से, ये वाली ले लो या ये वाली, कोई भी ले लो, आंसर सेम आता। मान लेते हैं कि मानी हुई धारा की दिशा ये है आई। हमने धारा की दिशा क्या मानी है इस बंद परिपथ में? ये वाली। और दी हुई धारा की दिशा ये है, ठीक है। दी हुई कोई भी हो, आप कौन सी मान सकते हैं? या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये मैंने मान ली। अब कहीं से भी स्टार्ट कर दो, किसी भी विद्युत अवयव से, यहीं से स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है? ऐसे घूमना है, ऐसे चक्कर लगाना है, ऐसे। तो मान लो चक्कर लगाना है, यहीं से चालू करें, इधर जाएंगे यूं, ऐसे तो लगाएंगे चक्कर यूं। तो बताओ इधर जाएंगे, सबसे पहले क्या आया? सेल। सेल के लिए कौन सा चिन्ह लेंगे? बाद वाला। तो प्लस का चिन्ह लेंगे और इसका विद्युत वाहक बल कितना है या वोल्टता कितनी है? E1। सही है। आगे बढ़ो, इधर आ गए, आगे गए, ये क्या आ गया? प्रतिरोध। प्रतिरोध के लिए क्या देखते हैं? दी गई धारा की दिशा किधर है? इधर। ये दी गई धारा की दिशा है और मानी हुई धारा की दिशा भी किधर है बताओ? इधर ही, घूम के इधर ही तो आ रही हूँ। ये दो अलग अलग दिशाएं हैं, ये तो पहले से दी गई है परिपथ में और ये हमने मानी, तो इधर ही तो आ रहे। तो अगर इधर आ रहे हैं यूं, तो दोनों की दिशा क्या हो गई? समान। समान दिशा हो तो क्या लेंगे? माइनस आई आर। तो चिन्ह लेंगे माइनस का और विभव पतन हो जाएगा IR1। IR1। आगे बढ़े, इस प्रतिरोध में ले लो R2 में, ये I धारा प्रवाहित होते हुए ऐसी तो जा रही है यूं, तो धारा की दिशा यूं, दी गई धारा की दिशा यूं और मानी गई धारा की दिशा भी यूं ही। दी गई धारा की दिशा भी नीचे और मानी गई धारा की दिशा भी नीचे, समान हो गई। समान हो गई तो वही माइनस IR2। सही है। तीसरा आ जाओ इधर, हम घूम के यूं आ गए यूं, तो जब यूं जा रहे हैं तो सेल के लिए देखें तो हम यूं जा रहे हैं तो सेल के लिए बाद में जो चिन्ह आएगा वो लेंगे। तो यूं जा रहे हैं तो पहले कौन सा आया? माइनस, बाद में कौन सा आया? प्लस। तो प्लस का E2। फिर इधर आ जाओ, यूं गए, मानी हुई धारा की दिशा ये, मानी हुई धारा की दिशा ये और दी हुई धारा की दिशा भी यही, समान है। समान दिशा हो तो क्या चिन्ह लेंगे? माइनस IR3। सभी अवयव हो गए पूरे, 5 अवयव है, 5 हो गए, तो इन सब का बीजगणितीय योग क्या होना चाहिए? आया कैसे लेते हैं चिन्ह? अब आप इनको देखो, माइनस वालों को उधर भेज दो, तो E1 प्लस E2 बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो वही आ गया है, नहीं बताओ? सभी विभव उत्थानों का योग बराबर सभी विभव पतनों का। ये सेल को व्यक्त करता है, सेल विभव को बढ़ाता है। और IR क्या बताता है? प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। तो प्रतिरोध क्या करता है? विभव को कम करता है नहीं? तो सभी विभव उत्थानों का योग बराबर सभी विभव पतनों का योग। हो गया? तो ये थी आपकी चिन्ह परिपाटी। अब इस चिन्ह परिपाटी के आधार पर एक न्यूमेरिकल करते हैं जो बड़ा आता है 3 नंबर का। ऐसा एक न्यूमेरिकल मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये चिन्ह परिपाटी यूज ली जाए और कैसे किरचॉफ के दोनों नियम, प्रथम नियम और द्वितीय नियम उपयोग में लाए जाएं। ठीक है, करें? तो देखो आप न्यूमेरिकल देखना एक छोटा सा।
सिंपल सा न्यूमेरिकल बताऊंगा मैं 2 लूपों को लेके। तो देखो ये 2 सेल ले लिए, इसका विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट है, इसका विद्युत वाहक बल है 4 वोल्ट, ठीक है। ये प्रतिरोध अपन ने ले लिया 2 ओम, ये ले लिया 4 ओम और ये ले लिया 8 ओम, ले लिया। कोई दिक्कत? या ये अपन ने ले लिया। अब आपको पता करना है कि ये जो विद्युत परिपथ है इसकी प्रत्येक शाखा में धारा का मान पता कीजिए। क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक शाखा में धारा का मान। और चीज़ भी दे रखी है, जैसे मान लो ये कह रहे हैं कि इधर से धारा आ रही है I1 और इधर से धारा आ रही है आपके पास I2, ये आ रही है। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन क्या है? I1 व I2 का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। I1 व I2 का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा? ठीक है। अब डायरेक्ट तो पता नहीं लगा सकते, कैसे हल करेंगे, तरीका समझना है ना। तो कैसे हल करेंगे आप देखना। आपको I1 और I2 के मान ज्ञात करने, ये दिशाएं दे रखी हैं, तो ये क्या हो गई? दी हुई धारा की दिशा, ठीक है। अब आप देखो इस दिशा का मीनिंग समझना आप क्या है। इस दिशा का मीनिंग ये कि ये जो तार शुरू होता है यहाँ से लेके और यहाँ तक, इस पूरे तार में कितनी धारा रहेगी बताओ? I1 कितनी धारा रहेगी? क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक एक ही तो तार है, और एक तार में चाहे कितने अवयव जुड़े हों, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो सब में धारा क्या रहेगी? I1। जब तक बीच में दूसरा कनेक्शन नहीं आए तब तक धारा क्या रहेगी? I1। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक धारा कितनी रहेगी? I1। क्लियर है? ऐसे इधर देखो, इधर यहाँ से लेके और यहाँ तक ये पूरा तार एक ही है, इसमें धारा कितनी रहेगी? I2। समझ रहे हो? तो इसमें धारा कितनी रहेगी बताओ? यहाँ पे I2 रहेगी। तो इस पूरे तार में धारा रहेगी I2, ध्यान रखना है। इस पूरे तार में धारा रहेगी I1। इसमें कितनी होगी? ये तो अलग है इनसे। इसमें कितनी होगी? ये तो जॉइंट आ गया बीच में। तो इसमें कितनी होगी? तो इसमें धारा पता करने के लिए यहाँ पे अपन किरचॉफ का प्रथम नियम लगाते हैं। लगाएं? किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है? किसी संधि बिंदु पर प्रवेश करने वाली धाराओं का योग बराबर बाहर निकलने वाली धाराओं का योग। मतलब धारा प्रवेश करेगी तो बाहर भी निकलेगी। तो आप देख रहे हो कि इधर से I1 धारा प्रवेश कर रही है, इधर से I2 धारा प्रवेश कर रही है, तो फिर दोनों मिलके कहीं ना कहीं से बाहर तो निकलेंगी, क्योंकि आवेश संरक्षित रहता है। जितना प्रवेश करेगा उतना ही बाहर निकलेगा। तो I1 इधर से प्रवेश कर रही है, I2 इधर से प्रवेश कर रही है, तो यहाँ से ये बाहर निकलेंगी। तो बाहर कितनी निकलेगी? दोनों का योग हो जाएगा, तो कितनी बाहर निकलेगी बताओ? I1 प्लस। समझ आया ना? पहले सबसे पहला काम होता है प्रत्येक शाखा में धारा ज्ञात करना। तो इस ब्रांच में, इस शाखा में धारा कितनी है? I1। और इस शाखा में धारा कितनी हो गई? I2। और इस शाखा में कितनी हो गई बताओ? I1 प्लस I2। कैसे पता किया? संधि नियम से, कि 2 धाराएं प्रवेश कर रही हैं, तो आगे क्या होगा? बाहर निकलेंगी। जितनी प्रवेश करेगी उतनी बाहर निकलेगी। निकले कहाँ से? एक ही तो तार है, इसी में से बाहर निकल जाएगी। कितनी? I1 प्लस। क्लियर है? आपको पता है ना, इन दोनों का योग इसके बराबर होगा। ठीक है। अब लगाते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम। दूसरा नियम बंद लूप में लगेगा। तो बंद लूपों का चयन करें यहाँ से। मान लेते हैं पहला बंद लूप है, पहला बंद लूप ये रहा। तो लूप 1 में, या ऐसे लिखो, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम ले लें तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से, है ना, लूप 1 में, लूप 1 में देख लो, एक चक्कर काट लें यूँ, किधर से भी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, आंसर सेम आएगा। तो ये है मानी हुई धारा की दिशा।
और ये तीर के निशान ये क्या बता रहे हैं, दी हुई धारा की दिशा। तो लगा दें चिन्ह परिपाटी केवल इसी लूप में। तो लगाओ, कहीं से भी घूम लो, यहाँ से एक चक्कर काट लो या यहाँ से काट लो, आंसर सेम आएगा, यहाँ से काट लो, यहीं से शुरू कर देते हैं। हम जा रहे हैं यूं इधर, तो सेल के लिए क्या बताया था, बाद वाला चिन्ह लेते हैं। तो यूं जा रहे हैं यूं, तो बाद वाला चिन्ह लेंगे तो कितना लेंगे, +10 वोल्ट। फिर आगे आओ, यहाँ आ गए यूं, हम इधर आ गए यूं नीचे, मानी हुई धारा की दिशा यूं नीचे की तरफ, और यहाँ दी हुई धारा की दिशा भी नीचे की तरफ, दोनों समान। तो क्या लिखेंगे, -IR, तो चिन्ह लेंगे माइनस का। और प्रतिरोध कितना है, 4 ओम, और धारा कितनी है इसमें, I1 + I2। तो I गुणा R करें, धारा गुणा प्रतिरोध करें, तो क्या आ जाएगा, 4I1 प्लस, सही है ना, धारा गुणा प्रतिरोध, धारा कितनी है ये और प्रतिरोध कितना है, 4। ठीक है, आगे फिर नीचे चक्कर काट के यूँ आए, यहाँ कोई अवयव नहीं है, फिर यूँ चक्कर काट के इधर चले गए। हम किधर गए, ऊपर। मानी हुई धारा की दिशा किधर हो गई बताओ, ऊपर, और दी हुई धारा की दिशा भी किधर है, ऊपर। दोनों समान है, दोनों समान है, तो माइनस का चिन्ह आएगा। और IR लिखेंगे, IR मतलब धारा कितनी है, I1, और R कितना है, 8, तो 8I1। क्या पूरा हो गया परिपथ, 3 ही अवयव जुड़े थे ना इसमें, तो बराबर में क्या लिख देंगे, 0। अब इसको थोड़ा सरल कर लो, 10 - 4I1 - 4I2 - 8I1 बराबर 0। ठीक है, इसको जोड़ो, -12I1 - 4I2 + 10 बराबर 0। चाहो तो -2 कॉमन ले लो, तो -2 कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6I1 + 2I2 - 5 बराबर 0। तो पहला समीकरण आ गया 6I1 + 2I2 - 5 बराबर 0, समीकरण नंबर, समझे। इसी प्रकार किरचॉफ का नियम लगाएं किसमें, लूप 2 में। क्यों लगा रहे हैं अपन, क्योंकि अज्ञात राशियां कितनी है, 2, तो समीकरण कितने बनाने पड़ेंगे हमको, 2 ही समीकरण बनाने पड़ेंगे। तो दूसरे लूप में आ जाओ, एक चक्कर लगाओ, कहीं से भी स्टार्ट कर दो, यहीं से करें। हम यूं घूम के जा रहे हैं, ऐसे यूं, सेल आ गया तो ऐसे जाएंगे, तो बाद वाला चिन्ह लेंगे, बाद वाला चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ लिखेंगे -4, ठीक है, वोल्ट। फिर यूं घूम के आगे नीचे, मानी हुई धारा की दिशा हो गई ये, मानी हुई धारा की दिशा हो गई ये, और दी हुई धारा की दिशा हो गई इधर, विपरीत हो गई। तो मानी हुई धारा की दिशा और दी हुई धारा की दिशा विपरीत हो, तो विभव पतन क्या लेते हैं, +IR, तो +IR, IR 2I2। फिर आगे आओ, हम घूम के यूँ आ गए, यूँ इधर आ गए, यूँ ऊपर गए, तो मानी हुई धारा की दिशा ऊपर, और इस ब्रांच में दी हुई धारा की दिशा नीचे, तो विपरीत हो गई या नहीं, मानी हुई धारा की दिशा ऊपर, दी हुई धारा की दिशा नीचे, विपरीत, तो विपरीत के लिए +IR धारा ये और R ये, तो मतलब 4 × I1 प्लस बराबर 0 हो गया। सिंप्लीफाई करो, -4 प्लस, अब देखना 2I2, 4 को अंदर गुणा कर दो, 4I2, तो 2I2 4I2 कितना हो गया, 6I2, और 4 को अंदर गुणा करें, 4I1 बराबर 0। 4I1 को पहले लिख लो, 6I2 को बाद में लिख लो, और -4 को इधर लिख लो, बराबर 0। सही है क्या, बोलो। इसमें से क्या करें, 2 कॉमन ले लें क्या, तो इसमें 2 कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, 2I1 + 3I2 - 2 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब ये 2 समीकरण आ गए, युगपत समीकरण 10th क्लास में पढ़े, दोनों को हल कर सकते हो विलोपन विधि से। कैसे, गुणांक समान करके। गुणांक कैसे समान कर सकते हो आप, इसके बताओ। जैसे I1 के गुणांक समान करें, I1 के, इसका 6 है, इसका 2 है, तो इसको भी 6 बनाए, तो क्या करें, 3 से गुणा कर दें इसको, तो इसको 3 से गुणा करो, तो समीकरण 1 में से घटाना है क्या, 3 से गुणा करके समीकरण 2, ठीक है।
तो समीकरण 1 लिख दिया 6i1 + 2i2 - 5, है ना। और 3 से गुणा करके इसको घटाना है। 3 से गुणा करो तो 6i1 + 9i2 और -6 बराबर 0। घटा दो, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल, -7i2 और ये +1 बराबर 0। तो i2 कितना आ जाएगा, 1/7 एम्पियर। आ गई है नहीं। और i2 का मान किसी भी समीकरण में रख दो तो i1 का मान आ जाएगा। तो यही तो पूछा था, i1 और i2 के मान। तो समझ आया कैसे यूज लेते हैं किरचॉफ का नियम। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें चिन्ह परिपाटी के साथ। आज के लिए इतना ही।